नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग यहाँ पे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का एमसीक्यू देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे अध्याय 10 तक यानी चैप्टर 10 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज ही आपका एनसीईआरटी क्लास 6 का ये लास्ट लेक्चर होगा, जिसे हम एमसीक्यू माध्यम से जो है अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपको एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का टोटल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, साथ ही साथ एमसीक्यू का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और इस लेक्चर को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग भी नए हैं वो जाके ज़रूर देखेंगे। यदि आपका हिस्ट्री के ऊपर यदि पकड़ आपका मजबूत नहीं है तो आप ज़रूर जाके देखेंगे। यदि कुछ लोग को लगता होगा कि नहीं हमको अच्छा हिस्ट्री आता है, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। यदि आप एमसीक्यू अप्रॉक्स 90% यदि सही अटेम्प्ट कर जाते हैं तो समझिए आपका जो है इतिहास के ऊपर काफ़ी अच्छा पकड़ है, क्योंकि ये क्लास 6 का ही इतिहास है और यहाँ से यदि आपसे क्वेश्चन यदि गलत होता है तो इससे बड़ा भूल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आजकल एग्जाम में डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और इसी पर्पज़ से, इसी उद्देश्य से, ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो सके और आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, ये जो है सीरीज यहाँ पे शुरू किया गया है। तो आप जाके जो है देख सकते हैं। तो मैं 2 तरीका आपको बताया। पहला, यदि आपको लगता है कि आपका इस पे पकड़ मजबूत है तो आप जाके डायरेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे। यदि आपसे ये अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है, यदि आप यहाँ पे मिनिमम यदि 80% भी अटेम्प्ट यदि कर लेते हैं सही तो समझे आपका पकड़ अच्छा है। यदि नहीं हो पाता है तो आप जाके इसके थ्योरेटिकल लेक्चर को देखेंगे। देखिए, थ्योरेटिकल लेक्चर में जो है आपको केवल एमसीक्यू ही नहीं बताया गया है, वहाँ पे आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, आपको हर एक लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लिखने के लिए दिया गया है। तो आप ज़रूर जाके लिख सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा लेक्चर रहने वाला है, तो जाके आप इसे देखें और लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि क्वालिटी कंटेंट जो है अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुँचे। ठीक है, हमारा टारगेट ही है कि क्वालिटी कंटेंट जो है आप सभी के बीच में पहुँचे, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। अब आपको पता ही है कि प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति क्या है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे स्थिति क्या है, सारा आपको पता है। इसके वजह से जो है बच्चों को आगे चल के, चाहे कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम, तो काफ़ी लंबा टाइम उनको लग जाता है और उनका प्रिपरेशन जो है ये संघर्ष में बदल जाता है। तो ये संघर्ष जो है आपका प्रिपरेशन ना बने, इसलिए आप क्वालिटी एजुकेशन ले और लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। देखिए, आपका भी कुछ दायित्व और कर्तव्य होता है और आपका दायित्व और कर्तव्य क्या है कि जो भी क्वालिटी कंटेंट मिले आप जो है एक दूसरे से शेयर करें। मैं अपने ही इस लेक्चर की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई भी आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो आप जो है आपस में जो है बच्चों से शेयर करें, ताकि जो है कंसेप्ट से कोई वंचित ना रहे। ठीक है, आप जो है आपको पता है कि क्वालिटी कंटेंट क्या होता है। ठीक है, और एक बात मैं और आपको बता दूं कि मैं आपसे बताया था कि करंट अफेयर का लेक्चर यहाँ पे लाया जाएगा, तो वो वीडियो आपको अपलोड कर दिया गया है। लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो गया है। ये जो है मार्च महीना 2023 का बेहतरीन जो है 50+ एमसीक्यू का जो है कलेक्शन है। लेक्चर जो है अप्रॉक्स 2 घंटे का है, तो आप बिल्कुल धैर्य बना के जाके इसके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जिनको भी लगता होगा कि करंट अफेयर के ऊपर हमारा जो है पकड़ बहुत ही मजबूत है, तो आप इसको एज ए एमसीक्यू की तरह अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आप इस टेस्ट की तरह देख भी सकते हैं। तो एज ए टेस्ट यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखेगा ही, तो आप जाके अटेम्प्ट करेंगे। बाकी आपको उस क्वेश्चन के अलावा, इसमें ऐसे तो 50+ क्वेश्चन है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अधिक दिया गया है, डेप्थ में इन्फॉर्मेशन बताया गया है। प्री के साथ साथ मेंस को भी ध्यान में रख के वहाँ पे आपको चीज़ें बताई गई हैं। तो बिल्कुल जाके लेक्चर को देखें। मैं इस सारे लेक्चरों का जो है लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। कोई भी आपका फीडबैक होता है कमेंट जरूर लिखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चालुक्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है, आपको बताना है। पहला देखिए, चालुक्यों का जो राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। 2 नदियां कृष्णा और तुंगभद्रा, इन्हीं के बीच क्या इनका राज्य स्थित था, पहला। दूसरा देखें, यह क्षेत्र जो है रायचूर दोआब कहलाता था। अब कृष्णा और जो है आपको तुंगभद्रा के बीच के क्षेत्र को क्या रायचूर दोआब कहते हैं। देखिए, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चालुक्यों की जो पहली राजधानी ऐहोल है, जो
एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी थी। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, केवल एक, केवल दो, एक, दो और तीन, इनमें से कोई नहीं। अटेम्प्ट करेंगे सारे लोग। मैं पहले भी आपको बताया था कि जब भी मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप इसको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। देखेंगे कि आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। नहीं कर पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लेंगे हम लोग। चलिए आप लोग जो है इसका आंसर कर चुके होंगे। चलिए देखिए, चालुक्य के बारे में बात की जा रही है। तो इनका राज्य जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और इसे रायचूर द्वीप के नाम से भी जानते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा चालुक्यों के पहली राजधानी की बात करें तो ऐहोल ही था। ये एक व्यापारिक केंद्र भी था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, 2 और 3, ऑप्शन सी। क्लियर है। तो चालुक्यों का जो पहला राजधानी था ऐहोल ही था। ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। और धीरे धीरे आगे चल के जो ऐहोल है ये आपका धार्मिक केंद्र के रूप में क्या हो गया, विकसित हो गया। ठीक है, ये धार्मिक केंद्र बन गया। अब धार्मिक केंद्र बनने से क्या तात्पर्य है हमारा, तो यहाँ पे मंदिर वगैरह बनने लगे। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मंदिर बनने लगे। और आगे चल के जो है ऐहोल से ये चालुक्यों का राजधानी ट्रांसफर हो गया था, जब यहाँ पे आपको पुलकेशिन द्वितीय आ गए थे। कौन आ गया था, पुलकेशिन द्वितीय जो आ गए थे, प्रथम थे, सॉरी, पुलकेशिन एक प्रथम भी थे और एक द्वितीय थे। तो जो पुलकेशिन प्रथम थे, इनके समय जो है आपको राजधानी चेंज कर दिया गया था और ऐहोल से राजधानी चेंज करके बादामी बना दिया गया था। तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चालुक्यों का राजधानी ऐहोल के अलावा बादामी भी रहा था। अब स्टेटमेंट कहीं ऐसा दे दे कि चालुक्यों का राजधानी जो है ऐहोल के अलावा बादामी भी रहा है, तो भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ जो है उस समय हम बोले कि मंदिर का निर्माण किया जाने लगा। ठीक है, तो ये सब आप बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मैं ये क्वेश्चन यदि अलग कर दूं और आपसे पूछ दूं कि आप बताइए, पल्लव का भी हम लोग नाम सुने थे चैप्टर में, तो पल्लव की राजधानी क्या थी। ठीक है, तो पल्लव की राजधानी क्या थी उस समय, कांचीपुरम थी। क्या थी, कांचीपुरम। तो इतना सारा फैक्ट याद रखेंगे। ठीक है, कि चालुक्यों की राजधानी जो है, पहला राजधानी ऐहोल था। दूसरा राजधानी जो है पुलकेशिन प्रथम के समय जो आपको बादामी बनाया गया था। ये ऐहोल जो है बाद में चल के धार्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित हो गया था। यहाँ पे अनेक मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, ये जो चालुक्यों का राज था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा सा क्वेश्चन है। पूर्व मध्यकालीन सामंतों के संदर्भ में आपसे सामंत के बारे में पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए, इनकी अपनी सेना होती थी तथा आवश्यकता पड़ने पे ये राजा की सहायता देते थे। दूसरा, इन्हें कोई नियमित वेतन दिया जाता था। तीसरा, जहां शासक दुर्बल होते थे ये स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। केवल एक और दो, दो और तीन, दो और एक, दो और तीन। आंसर करेंगे इसका। बिल्कुल धैर्य बना के आप लोग इसका आंसर करेंगे। हम लोग इसके बारे में डिटेल्ड में देखे थे। ऐसे मैं बताया हूँ कि हिस्ट्री के लेक्चर में आगे चल के जो है, चूंकि क्लास 6 में ज़्यादा कंटेंट है नहीं, फिर भी जितना है उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन जो है करने का बेहतर से बेहतर जो है क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हमारा यही प्रयास है। चलिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए, यहाँ पे सामंतों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो सामंत के बारे में कौन सा कथन आपको गलत है। देखिए, अपना ये सेना रखते थे, बिल्कुल सही है। इनका सामंतों का अपना सेना होता था और आवश्यकता पड़ने पे ये राजा की सहायता भी करते थे। ठीक है, दूसरा है, इन्हें कोई नियमित वेतन, इन्हें जो है नियमित वेतन दिया जाता था। अब ये ही गलत हो गया, इन्हें जो है नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जाता था। ठीक है, तीसरा है, जहाँ शासक जो है दुर्बल होते थे, जहाँ शासक कमजोर हो जाते थे। चूंकि कोई भी राजा है, मान लीजिए, ठीक है, एक राजा है, इसी के अंदर में जो है बहुत सारे सामंत हुआ करते थे। ठीक है, सामंतों का काम क्या हुआ करता था, ये जो है अपने पास कुछ जो है फौज रखा करते थे और राजा जब भी कोई युद्ध वगैरह करते थे तो ये उनका हेल्प करते थे। अब चूंकि इनके पास अपना एक फौज भी होता था, तो राजा यदि कहीं कमजोर पड़ जाते थे, ये लोग क्या करते थे, ये लोग राजा को ही यहाँ पे हरा के और इस राज्य का अधिग्रहण कर लेते थे। ये स्वतंत्र भी हो जाते थे इनसे, अपना छोटा छोटा जो है केंद्र भी बना लेते थे। तो ये सब यहाँ पे काम होता था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट तीसरा बिल्कुल ही सही है। तो गलत पूछा था तो यहाँ पे केवल दो, ऑप्शन सी आपका गलत हो गया। क्लियर होगा। ठीक है, ये जो सामंत होते थे आपको, ये जो सामंत होते थे, ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे जो है एक तरह से
एक सिपाही हुआ करते थे और इन सिपाहियों के अंदर एक खुद सैनिक हुआ करते थे ये, और इनके अंदर बहुत सारे जो है एक तरह से फौज हुआ करता था, कुछ जो है घोड़ों का फौज, ठीक है, कुछ सैनिकों का फौज इनके अंदर रहता था, एक तरह से कमांडर इनको समझ लीजिए, ठीक है। और इन सामंतों को जो है उस समय कुछ भूमि दान भी दिया जाता था राजा के द्वारा, इनको भूमि दान भी दिया जाता था। और ये भूमि दान को क्या करते थे, तो यहाँ से ये भूमि दान से इसी भूमि से कर असूलते थे, टैक्स असूलते थे, और इस तरह से अपना ये जो है अर्थव्यवस्था जो है अपना बनाए रखते थे। तो राजा के द्वारा जो भूमि दिया जाता था उसी से टैक्स वसूल के भी काम करते थे, और इससे क्या करते थे, जो भी सेना, जो भी घोड़ा हाथी जो भी रखते थे, इससे वो इसका पूर्ति करते थे। तो ये स्थिति था उस समय का, ठीक है। चलिए, तो आप लोग इसका सही आंसर किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से रवि कृति किसके दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, पुलकेशिन प्रथम। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है रवि कृति, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। रवि कृति जो है किसके दरबारी थे, किसके दरबार में रवि कृति रहते थे? ये रहते थे आपको पुलकेशिन द्वितीय में, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रवि कृति रहते थे, ठीक है। और पुलकेशिन द्वितीय कौन था, अभी हम लोग देखे थे। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो है एक चालुक्य जो है वंश के राजा थे, ठीक है, प्रसिद्ध जो है एक राजा थे चालुक्य वंश के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपको, हर्ष के काल निम्नलिखित में से कौन भारत आया था? यानी हर्ष का जब यहाँ पे शासन चल रहा था तो उस समय भारत कौन आया था? डियोनियसस, हाइयान, वेनसांग, मेगस्थनीज। आंसर करेंगे इसका। देखिए, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। हर्ष के समय यदि बात करें हम, तो हर्ष के समय यहाँ पे आपका वेनसांग ये भारत आया था। ये एक चीनी यात्री था, हम लोग पिछले लेक्चर में इनके बारे में हम लोग देखे भी थे, ठीक है। चीनी यात्री कौन कौन आए थे, कब आए थे, ठीक है। तो वेनसांग जो है ये हर्ष के दरबार में आया था, क्लियर है। यहाँ पे मेगस्थनीज दिया है, तब बताएं आप मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है। तो मेगस्थनीज जो आया था ये आपको आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में सेम यही पूछ दे कि बताइए मेगस्थनीज जो है निम्नलिखित में किन के समय आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। वेनसांग हम लोग देख लिए, ये हर्ष के समय आए थे। इसके अलावा जो है हाइयान जो है किसके समय आया था, आपसे यदि पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? तो ये जो है गुप्त वंश के शासक, ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं थे, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके दरबार में आया हुआ था। और यदि आपसे पूछा जाए कि आप बताइए डियो नीसियस जो है किसके दरबार में आया था, ठीक है, तो इसका आंसर करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको यदि आता है तो जरूर आंसर लिखेंगे अपने कॉपी पे। देखिए, ये जो आया था डियोनेसियस, ये आपको अशोक के दरबार में आया था, क्लियर है। तो ये आया था आपको अशोक के दरबार में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, कागज का जो है आविष्कार निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? भारत, अरब, यूरोप और चीन। आंसर करेंगे इसका। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग ऑलरेडी इसको डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में भी। देखिए, कागज की यदि बात करें तो कागज का आविष्कार हुआ था कहाँ पे? आपका चीन में, क्लियर है। चीन में जो है लगभग आपको 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार हुआ था। बहुत दिन तक इसे छिपाए रखे थे इस टेक्निक को, लेकिन बाद में जो है ये आपको चारों तरफ फैल गया था। चीन में जो है एक लून नाम का व्यक्ति था, लून, याद रखेंगे, इसी के द्वारा जो है कागज का आविष्कार किया गया था, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि, देखेंगे यहाँ पे, चलिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम के लेखक आर्यभट्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? व्याकरण से, खगोल से, गणित से। नीचे दिए गए कूट की सहायता से कौन सा सही नहीं है? उत्तर का चयन करें, केवल एक, एक और तीन, दो और तीन, एक, दो और तीन, ठीक है। देखिए, क्वालिटी क्वेश्चन बनाने में जो है काफ़ी मेहनत लगता है, टाइम भी लगता है, तो आप लोग लेक्चर को जो है अधिक से अधिक लोगों में शेयर जरूर करें, ठीक है, शेयर जरूर करें आप लोग लेक्चर को। और यदि आपका कोई भी डिमांड है, कोई भी फीडबैक है, उसे जरूर लिखेंगे। चलिए, आप लोग उत्तर कर लिए होंगे इसका। देखिए, आर्यभट्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आर्यभट्ट जो है क्या थे? व्याकरण से संबंधित थे, खगोल से, गणित से।
देखिए आर्यभट्ट जो है व्याकरण से संबंधित नहीं थे, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही पहला नंबर जो है वाक्य गलती हो गया। दूसरा देखेंगे तो ये खगोल से संबंधित थे, गणित से भी ये संबंधित थे। तो 2 और 3 सही है। आपसे पूछा है कि कौन-सा सही नहीं है, तो इसमें केवल 1 जो है सही नहीं है। आप लोग उत्तर इसका यही किए होंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है? और ऐसे क्वेश्चन तो आजकल बनाए जाने लगे हैं और मैं ऑलरेडी आपको बताया है, चाहे आप यूपीपीसीएस अभी लिखने वाले होंगे, यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होगा, वहाँ भी आपको देखेंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, शून्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है? शून्य के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। पहला स्टेटमेंट देखें, पहला क्या है कि जो भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया, पहला स्टेटमेंट यही है आपके लिए, ठीक है? दूसरा देखिए क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है आपको कि गिनती का ये पद्धति जो है अरबों द्वारा अपनाई गई, ठीक है? तब यूरोप में फैल गई। देखिए पहला स्टेटमेंट देखें, ध्यान दें कि पहला स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है कि भारत के जो है गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया था। दूसरा क्या है, गिनती की ये पद्धति जो है अरबों द्वारा अपनाई गई, तब ये यूरोप में फैल गई। तीसरा है, रोम के निवासी शून्य का जो है प्रयोग किए बगैर ही गिनती करते थे। बताना है कौन सा सही है, केवल एक, 1 और 3, 2 और 3, 1, 2 और 3। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। चलिए आप लोग आंसर कर लिए होंगे। देखिए शून्य के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही है। तो भारत के गणितज्ञ ने शून्य के लिए एक नया चिन्ह का आविष्कार किए थे, जो चिन्ह आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है? तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। दूसरा, गिनती की पद्धति जो है अरबों द्वारा पहले अपनाई गई और फिर यूरोप में फैल गई, और अरबी लोग जो है यूरोप में भी फैला दिए, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है। और रोम के निवासी जो है शून्य का जो है बिना प्रयोग किए ही गिनती करते थे, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरह से यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने महरौली के लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी है। ये अद्भुत लौह स्तंभ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ठीक है, तो जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और दिल्ली। चलिए तो आप इसका आंसर करेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए मेहरौली का जो लौह स्तंभ स्थित है, यहाँ पे देखिए, चूंकि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया है। दिल्ली में तो ऑलरेडी यहाँ पे आंसर दिया ही है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। मेहरौली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार जो है, तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर पता ही हो गया होगा कि दिल्ली है, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कुतुब मीनार आपको बना है, इसका ऊंचाई लगभग जो है आप देखेंगे तो 7.2 मीटर है इसका ऊंचाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऐसे पूछा नहीं जाता है। 3 टन इसका लगभग वजन था, ठीक है। और ये इतना अच्छा बनाया गया है, इसमें लोहा का प्रयोग, इतने अच्छे क्वालिटी का लोहा का आपको उपयोग हुआ है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। और देखेंगे अगर, चलिए इसको इमेज में देखेंगे तो यही है आपको जो दिख रहा है, यही मेहरौली का आपको आपको लौह स्तंभ है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे आप इस पोर्शन को, तो यहीं पे आपको कुछ लिखा हुआ भी है, ये संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, और इसी पे जो है चंद्र नाम का शासक का जो है वर्णन किया गया है। तो ये बताया जाता है कि ये चंद्र कोई और नहीं, ये कौन थे, ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय थे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मतभेद है कुछ इतिहासकारों के बीच में, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अब इतिहास में मतभेद होते हैं, आप जब बुक पढ़ेंगे बहुत सारा आपको पता चलेगा। अशोक जो है अपने दादा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो है याद में बनवाए थे, तो ये कुछ का कहना है। बाकी जो है मैक्सिमम जगह आपको यही देखने को मिलेगा, तो इसी को ध्यान रखेंगे आप कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है उन्हीं के समय ये जो है बनवाया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए कि उस समय इतने अच्छे क्वालिटी का लोहा इस्तेमाल किया गया है, आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूर्व मध्यकालीन आरंभिक हिंदू मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। तीसरा, दूसरा देखिए, गर्भगृह के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना ही एक और ना ही दो। ठीक है, आंसर करेंगे सारे लोग। देखिए, जो भी मंदिर बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी अगर मंदिर बनाया जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या गर्भगृह होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल ही सही है। और गर्भगृह के जो काफी ऊंचाई तक बनाया जाता था इसको, और इसे हम शिखर नाम देते थे। इसे क्या बोलते थे? शिखर बोलते थे। तो ये भी सही है। तो यहाँ आपसे सही पूछा जा रहा है, तो एक और दो दोनों हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पे एक उस समय का ये मंदिर का एक नमूना है। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, तो ये जो है एक मंदिर है। ये जो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको एग्जाम्पल है, ध्यान देंगे। ये एग्जाम्पल है आरंभिक मंदिरों का है, और ये एक एकात्मक जो है मंदिर का एग्जाम्पल है। महाबलीपुरम में एकात्मक मंदिर। एकात्मक मंदिर किसको बोलते हैं? आपके दिमाग में आ रहा होगा ये किसको बोलते हैं। तो देखिए, एकात्मक मंदिर जो है हम लोग जो एक ही प्रकार के पत्थर से बनाया गया हो, यानी देखिए जनरली क्या होता था, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए पत्थर का कोई बहुत बड़ा शिला है, ठीक है, और इसी को काट काट के यहाँ पे मंदिर बना दिया गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते थे एकात्मक मंदिर। तो ये जो आपको दिख रहा है इमेज, ठीक है, इसे सोचिए कितना ज़्यादा मेहनत लगा होगा बनाने में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ऐसे कुछ मान लीजिए पत्थर रहा होगा, यहाँ पे पत्थर का बड़ा सा जो है शिला रहा होगा, और ये सब जो है इतना काट के, ये पर्सन जो आपको दिख रहा है, ये सब जो है काट के, ये सब कट कट करके निकाल दिया गया है। उसके बाद इस पर नक्काशी किया गया है। आज तक ये ऐसे ही दिख रहे हैं, काफ़ी मजबूत। ठीक है, तो ये एकात्मक मंदिर का एक उदाहरण है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, तो ये जो पॉइंट होता था इसी को हम लोग क्या कहते थे? शिखर कहते थे। और इसी के नीचे जो है गर्भगृह होता है मंदिर में, आप देखेंगे तो। और यहीं पे जो है देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है, जस्ट इसके नीचे। ठीक है, और अधिकतर मंदिर को जो है मंडप के नाम से उस समय जाना जाता था। ठीक है, तो आरंभिक मंदिर में अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान देंगे, तो आरंभिक मंदिर में जो है उस समय जैसे भीतरगांव का जो है मंदिर, ये भी हमको मिला है। ठीक है, भीतरगांव का मंदिर। इसके अलावा जो है ये महाबलीपुरम का आपको एकात्मिक मंदिर दिख रहा है, जो आपको इमेज में दिख रहा है। ये होल का दुर्गा मंदिर। ठीक है, ये सब चीज़ें उस समय मिली हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय? आंसर करेंगे, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, पूछा जा रहा है कि कालिदास जो है किसके दरबार में थे। ठीक है, तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे, तो ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है कालिदास से जो है कुछ पुस्तक का नाम आप और याद रखेंगे, जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे कुछ इनका नाटक है जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पहला देखिएगा नाटक में, एक है इनका अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, दूसरा इनका नाटक जो है यह है रघुवंशम। ये आप सभी नाम ही सुने ही होंगे। ठीक है, जो लोग भी नहीं सुने हैं बिल्कुल इसको याद कर लेंगे। तीसरा इनका जो नाटक है ये है आपको कुमार संभव। ठीक है, इसके अलावा भी कोई आपको नाम याद आ रहा होगा तो बिल्कुल याद कर लेंगे। ये तीनों याद कर लेंगे, इनका नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव। ठीक है, इसके अलावा कालिदास का कुछ महाकाव्य भी है, इसका भी नाम आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। महाकाव्य में एक बहुत प्रसिद्ध है रघुवंशम है। ठीक है, कौन है? रघुवंशम है। ठीक है, ये महाकाव्य भी है। ठीक है, और एक है कुमार संभव। ठीक है, कुमार संभव। ठीक है, कुमार संभव महाकाव्य है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो कुछ नाटक के अलावा इस यहाँ पे महाकाव्य भी है। मैं यहाँ पे नाम आपको बताया, आपको दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभव, ये नाटक और महाकाव्य भी हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे इसको। ये तीन पुस्तक आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भी और भी, जैसे मेघदूतम इन्हीं का है। ठीक है,
ये सब भी ध्यान में रखेंगे। मेघदूतम भी आप एक याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सब कालिदास का। इसके अलावा और भी इतिहासकार का जो भी रचना होगा आप जो है ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग यहाँ पे 10 क्वेश्चन किए, काफ़ी क्वालिटी क्वेश्चन किए। तो ये जो है आपका एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का जो है टोटल लेक्चर हम लोग फिनिश कर लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है काम करेंगे। तो आप लोग जो है इस लेक्चर को जो है एंजॉय किए होंगे, हम उम्मीद करते हैं इस सीरीज को आप एंजॉय किए होंगे। बाकी हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा करें। लेक्चर को जो है आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। कोई भी आपका डिमांड है, कोई भी फीडबैक है, जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।